हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम आज बात करने वाले हैं MSMED एक्ट 2006 के बारे में। तो बेसिकली अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस चल रहा है, जिसमें पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और उसके बाद फिर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया था। और आज हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम MSMED एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन जो हैं, एक से दो क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक दो नंबर से ही उन लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा जिनका एक या दो नंबर से रह जाता है। एक या दो नंबर बहुत मैटर करते हैं, और कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जो भी आपका मेरिट में सिलेक्शन होता है वो एक एक नंबर से ही होता है। तो एक एक नंबर के लिए हमको बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। और अब आप देखो ना कि 3 दिन से हम लोग क्लास रन कर रहे हैं, ताकि आपके जो इससे आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से दे पाएँ, और आप अपना स्कोरिंग और भी आगे क्या कर सकें, रेज कर सकें। तो आज हम लोग MSMED एक्ट 2006 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, राइट, रिलेटिव्स, जो भी ग्रुप्स आपके पास हैं सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये वीडियोस जो हैं ये किन किन के लिए रेलेवेंट हैं। तो भाई ऐसा है, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग PGT कॉमर्स में या TGT कॉमर्स में, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो MP टेट है, चाहे वो UP TGT PGT है, चाहे आने वाले DSSS भी हैं, चाहे जो जा चुके KVS थे, ठीक है, चाहे GIC अब आएगा जो है ना, या NVS जो होगा, ठीक है, या रीट, माने आपका TGT PGT कॉमर्स के लेवल पर, या झारखंड वाला भी है। तो जितने भी लेवल के आपके एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी तरह के आपके एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि हमारा मेन पर्पज़ 11th और 12th क्लास को पढ़ाना है, उनके लिए हमने एग्ज़ाम्स फिल किए हुए हैं। तो उनका सिलेबस कवर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट वो तो हमें आए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो मैं आपको कंटेंट कराता हूँ वो केवल और केवल 11th और 12th के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हैं, बल्कि ओवरऑल चीज़ को ध्यान में रखते हुए कराता हूँ कि भाई यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहना मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, कि जो आपका बेसिक है या जो आपका एडवांस है वो आपको पता होना चाहिए। जो भी मैं आपको करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, उनको टारगेट करते हुए मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और इन सभी टॉपिक्स के ना नोट्स बनाते चलिए, इनका रिवीजन करते चलिए, इनसे रिलेटेड MCQs करते चलिए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो तो उस समय हम आसानी से अपने MCQs का रिवीजन कर सकें, अपने टॉपिक्स का रिवीजन कर सकें, और अपने आप को उस मेरिट की लिस्ट में इंक्लूड कर लें जहां पर हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो ये एक बेसिक पर्पस है इस चैनल का। तो कुल मिलाकर के आपकी गवर्नमेंट जॉब दिलाना आपको ये एक पर्पस है, लेकिन उसके पीछे जो मेरी मेहनत है वो तो है ही है, लेकिन साथ में आपको अपनी मेहनत भी 101% देनी पड़ेगी। उतना ही एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, तब जा कर के वो जो एक ड्रीम है आप लोगों का वो पूरा हो पाएगा हम लोगों के एफर्ट से। तो नोट्स बनाते रहिए, और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको मेल एड्रेस दे दूंगा, जहाँ पर आप मुझे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। ठीक है, वरना तो आप हमारे जो ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना MSMED एक्ट 2006। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे ये इसने काम करना शुरू किया है, तो एक एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है
कि ये जो माइक्रो स्केल बिजनेसेस होते हैं, जिसमें हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ये इनका जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। अब किसके अंडर किया जाता है? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006, ठीक है, क्लियर है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबके लिए ये एक्ट है। ऑन मई 2007, ठीक है ना, क्लियर है ना, 9 मई 2007 को जो भारत सरकार है, ठीक है, उसने संशोधन किया था कौन से एक्ट में? 1961, ठीक है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। किसमें इसका संशोधन में क्या हुआ था? संशोधन ये किया गया था कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारे एग्रो और रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, कृषि और ग्रामीण उद्योग हैं, उनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ MSME में। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री जो है बना दी थी। कब? 9 मई 2007 को। ये प्रोसीजर किसके अंडर हुआ था? MSME एक्ट 2007, ठीक है। अभी अगर हम MSME एक्ट की बात करें तो MSME एक्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशंस हैं कि भाई कितना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो या कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें तो करंटली जो SI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माने लघु उद्योग जो हैं, उनको क्लासिफाइड जो किया जाता है वो स्मॉल और माइक्रो स्केल इंडस्ट्री में किया जाता है। अब वो पता कैसे चलता है? दे आर बेस्ड ऑन टर्नओवर। किसके आधार पर, किस पर आधारित है वो? टर्नओवर, माने कितना कारोबार आप कर रहे हो, कितना निवेश आपने किया है या उसकी लिमिट क्या है, और वो दी किस में है? MSME एक्ट में दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको MSME रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको दिए गए अधिनियम के तहत जो भी न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरा करना होगा। जैसे न्यूनतम निवेश कितना होना चाहिए, है ना, कारोबार कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार इसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती है, स्मॉल क्या होती हैं और मीडियम क्या होती हैं। तो अगर मैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करूं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ और उनका जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर और 1 करोड़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या बोलेंगे? जो अंडर हैं, 1:5 के रेशो में आ रही हैं, उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो। 1:5 का रेशो ध्यान में रखो। स्मॉल में क्या है? स्मॉल में 10 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का क्या है? कारोबार है, ठीक है। 1:5 का ही रेशो है यहाँ पर भी, 10 गुना सीधा। 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, तो 10 गुना हो गया सीधा। मीडियम एंटरप्राइजेज में क्या है? मीडियम एंटरप्राइजेज में एक्सीड 50 करोड़ से ज़्यादा, सॉरी डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 250 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़ गलत बोल गया, 250 करोड़, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? तो 10, 50 और टर्नओवर 50 और यहाँ पर 250, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो आता है वो 1 करोड़ और 5 करोड़ है, यहाँ पर जो है वो 10 करोड़ और 50 करोड़ है। 10 गुना सीधा, 10 गुना ही हो गया ना। और यहाँ पर क्या है? यहाँ 50 करोड़ और 250 करोड़ है, तो ये कितना हो गया? ये 5 गुना हो गया। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10 टाइम्स
याद करने के तरीके हैं, कई बार नहीं याद रहते हैं। 10 टाइम्स ऑफ इस माइक्रो, 10 टाइम्स ऑफ माइक्रो, ठीक है ना। और ये क्या है, 5 टाइम्स मतलब हाफ, 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल, 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल, या 50 टाइम्स ऑफ माइक्रो, 10 50, ये भी ध्यान में रख सकते हो। या ये भी बेस्ट है कि भाई ये 1.5 है, ये 1 करोड़ 5 करोड़ है, ये इसका 10 गुना हो जाएगा, और ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। क्लियर है ये वाली कहानी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, वो डिपेंड करता है। रोल क्या है इंडिया के अंदर इसका, देखिए एक तो ये बैकबोन है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑलमोस्ट इंडिया की जीडीपी का ये 60% वर्कफोर्स जो है इसमें लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात। तो ऑब्वियसली एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट ये लोग जनरेट करते हैं। दूसरा क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया है। कंट्रीब्यूट द कंट्रीज जीडीपी, ये टोटल जीडीपी का 20% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा डाटा भी दे दिया है आपको। दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, स्मॉल बिजनेस जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सप्लाई चेन है। दे कंट्रीब्यूट टू द country's GDP and employ a large number of young students in most of the industries like engineering and management, ठीक। इसके बाद क्या आता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, इनोवेटिव, नया इनोवेशन करते हैं। छोटे छोटे शहरों से कुछ ऐसे लोग निकल करके आते हैं जो कुछ नया इन्वेंट करते हैं और लोगों की लाइफ को क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और वो एक अच्छे लेवल पर अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। रूरल इंडिया में क्यों हेल्प करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं रूरल रेजिडेंट्स को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको उनके आवश्यकता के अनुसार जो वस्तु और सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। साथ साथ में रोजगार के अवसर, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड द लोकल इकोनॉमी, ये जो हमारी लोकल इकोनॉमी होती है ना, लोकल इकोनॉमी मतलब जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको समर्थन करते हैं या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके या वो बढ़ सके। स्मॉल बिजनेस आर द बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। देखिए, एक तो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ का, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दे आर द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, राइट। अच्छा, तीसरा क्या है, दे क्रिएट्स जॉब्स एंड हेल्प टू ग्रो द लोकल इकोनॉमी। सेम वही चीज़ है, बस अलग हेडिंग में इसको लिख दिया गया मैंने। इसके बाद क्या है, अरे क्या आ गया, ठीक है ना, हेल्प टू डाइवर्सिफाई द लोकल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो डाइवर्सिफाई कर पाते हैं अपनी लोकल इकोनॉमी को, और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे फूड और क्लोथ्स। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो फैमिली ओन्ड होते हैं, ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूसली क्या है, चल रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी के घर में सूत बांधने का काम किया जाता है, किसी के यहाँ पर टोबैको का काम किया जा रहा है, किसी के यहाँ पर चाय का काम किया जा रहा है, या किसी के यहाँ पर जो कैसे बताऊँ, मूड़ी टाइप्स की होती हैं बैठने के लिए, है ना, तो उनका यूज़ किया जाता है, जैसे खाट वगैरह उनका वो लोग बनाते हैं। तो ये सब क्या है, या जो मिट्टी के बर्तन स्कल्पचर्स बनाते हैं, तो ये सारे लोग कौन हैं, ये सब फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं रूरल एरिया में रहते हुए, है ना। स्मॉल बिजनेसेस आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक एंड रूरल कम्युनिटीज़, ठीक है। रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे,
कि जो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी वो आपको बाकी कहीं पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपको एक अलग ही लेवल की, एक अलग ही तरह की जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या करती है, वो क्रिएट करती है। मतलब ये यहाँ से लोग आपस में एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट कैसे होते हैं, आप इस चीज़ को समझो। मैंने कोई एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरे को लोकेलिटी में कोई रूरल एरिया में मेरे को कोई काम करना है, तो वहाँ से मैंने 2-4 लोगों को इकट्ठा करा कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ईजिली आपको सपोर्ट कर लिया कि चलो भाई मैं भी इस काम को करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब जब कुछ लोग आपस में मिले तो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करा, तो इससे क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस है उसको एक ग्रोथ मिल गई, उसको एक डायरेक्शन मिल गई, जिसके बेसिस पर आप इजीली उस काम को क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है, ये 1954 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। क्या है, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी। एपेक्स एडवाइजरी बॉडी का मतलब क्या है, शीर्ष सलाहकार निकाय, है ना। और जो किसको सलाह देता है, गवर्नमेंट को सलाह देता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, जाहिर सी बात है। इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ है, जो नॉर्थर्न हमारी इंसुलरी डेवलपमेंट है ना, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, या क्रेडिट फैसिलिटी, या टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल, कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि क्या है कि आपकी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको डेवलप किया गया है, उनका एक पीछे सीधा सीधा सा मोटिव है कि जो भी हमारी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक तरह का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी चाहे इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे इन केस ऑफ फाइनेंस हो, इन केस ऑफ रॉ मटेरियल हो, इन केस ऑफ R&D हो, या इन केस ऑफ एक्सपोर्ट हो, किसी भी फील्ड में जहाँ पर वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, उन लोगों को ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर सकें, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि GDP का 27% और पूरी वर्कफोर्स का 60% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लगा हुआ है। इसके बाद आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। इस नाम से पता चल रहा है कि इसको डेवलप क्यों किया गया था, खादी और अदर विलेज इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद आता है NSICL। NSICL का मतलब होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ क्या था, मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराना, या जो स्टोर परचेज प्रोग्राम्स हैं उनको रन कराना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कराना, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। कुल मिलाकर के एक होलसेल बेसिस पर इंडस्ट्री को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना, ताकि वो आगे क्या कर सके, धीरे धीरे ग्रो कर सके। क्लियर है ये वाली कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, केवल यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और देखो ये चीज़ जब आप लिखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, नाम से पता चल रहा है इनोवेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। मेन मोटिव क्या था, R&D। मेन मोटिव क्या है इसका, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी NPC इसको बोला जाता है। ये सिडबी के साथ टाई अप है, सिडबी के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर, और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनमें मुख्य सलाहकार के रूप में ये काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक एडवाइजरी कमेटी है जो लोगों को एडवाइज करते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। इसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, इसको NISIET बोला जाता है, जो कि 1950 में रजिस्टर्ड हुआ था। ये रहा NISIET, ठीक है। और सेम है कंसल्टेंसी फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। क्लियर है। 1984 में यूनिडो के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था,
जहां पर इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, मतलब सराहनीय प्रदर्शन के कारण इसको एक उत्कृष्ट केंद्र योजना के रूप में स्वीकार किया गया। कभी कभी हिंदी ज़्यादा ही ऐसी हो जाती है, ठीक है। 1984 में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट 1983 में इसको डेवलपमेंट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एपेक्स बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइजरी करते हैं कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लेकर के क्या क्या किन तरीके के जो नीतियां हैं उन पर आपको काम करना है, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसके बाद कुछ, ये तो हमारे नेशनल लेवल के हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, DIC इसको बोला जाता है। मई 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, या ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करता है? इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल, अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केटिंग एंड क्वालिटी इनपुट और कंसल्टेंसी। तो ये किन किन क्षेत्रों में काम करता है? ये स्थानीय संसाधनों की आर्थिक जांच कराता है, मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति करता है, कच्चे माल का प्रावधान करता है, ऋण सुविधाओं में सहायता करता है, मार्केटिंग में हेल्प करता है और कंसल्टेंसी प्रोग्राम से रन कराता है जो नए एंटरप्रेन्योर्स को हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद बेटा हमारा आता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसको SFC भी बोला जाता है। SFC का जो मेन पर्पज़ है वो SC और ST वुमेन्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, फिजिकल चैलेंज्ड लोगों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जो स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करते हैं, होटल्स, टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ या हॉस्पिटल एंड सो ऑन में काम करते हैं। तो इसमें क्या है? ये एक सिंगल विंडो स्कीम है किसकी? सिडबी की, ठीक है, जो एक कुछ तरह के टर्म लोन्स जो है प्रोवाइड कराती हैं इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन को। तो कुल मिलाकर के वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराना इसका काम है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, SC ST या वुमेन्स के लिए जो एक क्या कह सकते हैं कॉरपोरेशन है को, तो कौन सी कॉरपोरेशन काम करती है? तो SFC है ना, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके बाद आता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका काम क्या है? रोड्स, पावर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और अदर एमिनिटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। तो इसमें ये क्या करता है? एक तो ये जो प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स का मतलब दुर्लभ, जो आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, मशीनरी प्रोवाइड कराना, मार्केटिंग हेल्प प्रोवाइड कराना, राइट, इंडस्ट्रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, ठीक है, या किसी भी तरह की कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, पूंजी सहायता कह सकते हैं, या प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट असिस्टेंस, प्रबंध सहायता प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इसके अलावा कौन सी स्टेट लीगल एजेंसीज़ हैं SSI के अंदर। तो एक तो ये है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशंस हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशंस हैं, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशंस हैं। और बाकी जो दूसरी एजेंसीज काम करती हैं वो नाबार्ड है ना, NBARD, एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है और एक टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब करना क्या है मैंने तो बता दिया। अब आपका काम क्या है? ये जो पेज है देखो, इससे पहले के जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, कब आया, क्या क्या काम है। अब ये जो है ना, इस पर काम करोगे तुम, क्या है ये, इनके बारे में पढ़ना है। देखिए मेरा ये मानना है कि जो बच्चे केवल डिपेंडेंट हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, कि भाई यहाँ से हमें मिल जाए, वहाँ से हमें मिल जाए, यहाँ से हमें मिल जाए, वहाँ से हमें मिल जाए, वो PDF हमें मिल जाए, वहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ हम खुद से क्या कर रहे हैं? आप ये समझो, आपने अगर आप अब तक आपने अपनी 10 यूनिट कंप्लीट की, आप ये देखिए कि उन 10 यूनिट में से आप अपने आप को कितने % पर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं।
तो आपको एक बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा। जिन्होंने खुद से मेहनत करी है, जो सेल्फ स्टडी सेंट्रिक हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए कहीं से पढ़ो ही मत, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन इकट्ठा करने में मत रहो। बच्चे क्या होते हैं, यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, नहीं करना है। अपना सिलेबस उठाइए। देखिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत बिल्कुल मैजिकल ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। अपना सिलेबस उठाइए, एक एक यूनिट का टॉपिक जो है क्या क्या उसमें शामिल है उसके नोट्स बनाइए। एक बुक लीजिए, उसके एमसीक्यू करने शुरू कीजिए उस चैप्टर के, ख़त्म कहानी। दूसरी यूनिट उठाइए, नोट्स बनाइए, उसके एमसीक्यू कीजिए, ख़त्म कहानी। तीसरी यूनिट बनाइए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब आप टाइम डिसाइड कीजिए कि इतने टाइम पीरियड में हमें इतना काम करना है, अपने एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए कि भाई इतने टाइम में मेरा एग्ज़ाम है। जैसे मैंने कहा एमपी टेट वर्ग 1 का एग्ज़ाम अगस्त में होना है, अब ये मान के चलो यूपी टीजीटी पीजीडी का एग्ज़ाम भी अगस्त में ही होना है, जुलाई एंड या अगस्त में, तो अगस्त मान लो, जुलाई तक आपको सारा कंप्लीट करना है। 2 महीने क्यों, आज 18 तारीख है, 2 महीना 10 दिन मान लो, लग जाओ। आप ये मान लो DSSB का नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाएगा और उसका एग्ज़ाम भी अगस्त में 1.5 महीने में ही करा देते हैं ये DSSB के AVS NVS, तो उसका भी एग्ज़ाम 2 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो मैं करा रहा हूँ। ठीक हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो सब निकल जाएगा, समझ रहे हो? बाकी कहीं भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप लिख दो मेरे को बेझिझक। मैंने आपको ईमेल आईडी मैंने आपके सामने रखी दी है, adigammantra@gmail.com। कमेंट बॉक्स अवेलेबल है ही, कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न आता है, आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पर्सनली सभी के जो है आंसर करता हूँ। हाँ ये बात है कि आपने कोई तारीफ में लिखा है तो हो सकता है उसको मैंने एक आध आंसर ना किया हो, बाकी अगर कहीं कोई कंप्लेंट है, कोई ग्रेवियंस है, कहीं कोई सजेशन है, तो दे आर ऑलवेज वेलकम, है ना? ठीक है, तो मिलेंगे कल आपसे एक फिर नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ी सी रिसर्च इस पर आप भी कीजिए, कुछ और इंस्टीट्यूशन ढूंढिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस। अच्छा हाँ, यहाँ से मुझे याद आया, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो इसमें हो और मैंने शायद रह गए हों या नहीं लिखे हों, वो भी ऐसा भी हो सकता है मैंने ना लिखे हों। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एक बेनिफिशियरी, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं और उनका जिक्र मैंने नहीं किया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार है, लिख करके दीजिए। देखते हैं कितने इंटेलेक्चुअल बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कितने एक्टिव बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इंतज़ार है आपकी इस वीडियो के कमेंट का। मिलेंगे कल आपसे, बने रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच चैनल को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियरी है, ज़्यादा मिल जाएगा, कम तो नहीं मिलने वाला। आप मतलब समझ लो, कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। समझ आ गया? समझ रहे हो इस बात को? मिलेंगे कल, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।